सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना काल में फेस मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने घरों से निकलें और अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। और अब आज के प्रमुख समाचार। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की संयुक्त जनसभा, सपा, सुभासपा और टीएमसी ने दिखाई ताकत। मलदहिया स्थित साड़ी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, अगलगी की इस घटना में लगभग 20 लाख की हुई क्षति। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, प्रियंका गांधी ने जनसभा के साथ किया रोड शो। और काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में मतदाता जागरूकता हेतु किया गया कठपुतली का मंचन। और अब समाचार विस्तार से। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की संयुक्त जनसभा एढ़े में आयोजित की गई, जिसमें अपार भीड़ उमड़ी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की संयुक्त जनसभा रिंग रोड के समीप एढ़े में आयोजित की गई। सभा स्थल सपा, सुभासपा और टीएमसी के झंडों से पटा नजर आ रहा था। जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी के काशी आने भर से भाजपा तिलमिला गई। अब 7 मार्च को भाजपा का सफाया होने वाला है। मैदान का उत्साह बता रहा है कि पूर्वांचल की जनता भाजपा को साफ करने का मन बना चुकी है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। 6वें चरण में जनता भाजपा के प्रत्याशियों को छांट रही है, वहीं 7वें चरण में जनता भाजपा को नकार देगी। भाजपा झूठ बोलती है, कहते हैं भाजपा के नेता किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मैं इस जनसभा में आए किसानों से पूछता हूं कि क्या आपकी आय दोगुनी हुई? आज भाजपा ने रेल, हवाई जहाज, पानी का जहाज सब कुछ बेच दिया है। मतलब यह कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह जो ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है, हमें विश्वास है कि जनता भाजपा के झूठ का रस निकाल देगी। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे छोटे भाई अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर है। मैदान की ऐतिहासिक भीड़ देखकर अब विश्वास हुआ है कि प्रतिष्ठा अब विपक्ष की दांव पर लगी है। कल जब मैं गंगा आरती से लौट रही थी तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझे काला झंडा दिखाया, मेरे गाड़ी को धक्का दिया, वापस जाओ के नारे लगाए। इसके बाद मैं गाड़ी से उतर गई और कहा कि जो करना है करो। मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। मैं समझ गई हूं कि बीजेपी हार रही है, वह खींच दिखा रही है। अब यूपी में भी खेला होबे। दूसरी ओर ममता और अखिलेश के आने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना बढ़ा कि कुछ जगहों पर मौके पर ही भगदड़ की स्थिति शुरू हो गई। लोग अपने नेताओं को देखने के लिए एक के ऊपर एक चढ़ गए, जिससे भगदड़ के हालात नजर आने लगे। इस दौरान कुछ लोग चोटिल भी हो गए। जनसभा में अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल, प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव व सपा नेता शामिल रहे। हम जिंदगी भर संघर्ष किया, आने वाला दिन भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं एक साथ में इकट्ठा होके आप अखिलेश को जिताओ। 5 में वोट हो गया और 6 पे हो है, अखिलेश जीत गया है। आने वाला से उनको पूरा जिता दो तो क्या होगा? हम देखते हैं इसको कौन पकड़ सकता है, कौन समझेगा कि अखिलेश जीतेगा कि नहीं। अंतिम चरण के मतदान के ठीक पहले वाराणसी में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव 2022 का रण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। ऐसे में अंतिम चरण में 7 मार्च को वाराणसी में भी मतदान होना है। वाराणसी में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानी जा रही प्रियंका गांधी भी वाराणसी में मौजूद हैं। गुरुवार को उन्होंने अखरी चौराहे से चितईपुर तक रोहनिया प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में कार की छत पर प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी राजेश्वर पटेल मौजूद रहे। इस दौरान जनता और कार्यकर्ताओं का जनसमूह उनके साथ साथ चलता रहा। जगह जगह उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ प्रियंका गांधी का रोड शो चितईपुर पर समाप्त हुआ।
3 मार्च को अंतिम चरण के चुनाव के ठीक पहले सपा गठबंधन की जनसभा हुई तो वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो की भी विशाल जनसभा हुई। 7वें चरण के मतदान में अब मात्र 4 दिन और रह गए हैं। वाराणसी समेत 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए अब सियासी दलों ने जोर लगा दिया है। अंतिम चरण के इस मतदान का केंद्र बिंदु बनारस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ कहे जाने वाले वाराणसी में गुरुवार को सपा गठबंधन ने एड़े में जनसभा की तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने चिरई गांव के संदहा इलाके में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2022 में भी 2007 की तरह ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही कांग्रेस को जातिवादी, सपा को गुंडाराज और भाजपा को सांप्रदायिक दल बताया। संदहा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने मीडिया को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि मीडिया बसपा को यूपी के चुनावी रण से बाहर बता रहा है, जबकि उनकी हर जनसभा में विशाल संख्या में भीड़ उमड़ रही है। यह बताने के लिए काफी है कि लोग भाजपा, सपा और कांग्रेस से ऊब चुके हैं और इस बार भारी बहुमत के साथ बसपा की सरकार बनने वाली है। लेकिन अभी तक जितने भी चरणों में वोट पड़ा है तो बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छी रिपोर्ट मिल रही है और बहुत अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो जो मीडिया खास तौर से अभी तक ओपिनियन पोल और सर्वे आदि जो बीएसपी को बिल्कुल किधर वो काउंट ही नहीं कर रहा, गिन ही नहीं रहा, किनारे करके चल रहा है, मुझे लगता है उस दिन मीडिया का भी चेहरा जरूर उतर जाएगा कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी की सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले रोड शो को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो करने वाले हैं। वो बनारस से ही 9 जिलों के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बीजेपी पीएम के रोड शो को ऐतिहासिक बनाने में जुट गई है। तैयारी है कि मलदैया स्थित पटेल चौराहा से विश्वनाथ धाम तक के रोड शो के दौरान पीएम जहां से भी गुजरेंगे उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी। पिछला प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती दरअसल यह चुनाव अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। ऐसे में वो भी कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ना चाहते और पार्टी भी इसी सोच से तैयारी में जुटी है कि पीएम के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो से न केवल 7वें चरण के 9 जिलों के मतदाताओं तक संदेश पहुंचे, बल्कि प्रदेश और देश भर में बड़ा संदेश जाए। भाजपा का लक्ष्य है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी वाराणसी की 8 विधानसभा सीट फतह की जाए। इसके लिए बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही काशी में डटकर कमान संभाले हुए हैं। कल जो माननीय हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो रोड शो बनारस में होने जा रहा है, ये मलदैया से शुरुआत होगी और कभी चौरा, मैदागीन और चौक, गोदौलिया तक जो बड़ी मतलब खुले गाड़ी में रहेंगे। और जहाँ तक कि अभी ताज़ा जानकारी मिला है कि पूरी की पूरी जो रोड शो जो है लंका तक भी जाएगा और बीच बीच में हमारे काशी के प्रबुद्ध नागरिक गण भी जो है पुष्प वर्षा करते रहेंगे और बहुत जगह बैंड बाजों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, शहनाई वादन के साथ और चौक थाने के सामने यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत मंच भी बनवाया जा रहा है। ये पार्टी की तरफ से कार्यक्रम नहीं है, ये यहाँ के जैसे कि वाराणसी सराफे एसोसिएशन की ओर से चौक थाने के सामने बड़ा मंच का व्यवस्था बनाया जा रहा है और रास्ते भर पूरी की पूरी हुजूम की होने की संभावना है, क्योंकि काशी की जनता ये अगर किसी को मानती है तो बाबा भोलेनाथ को मानती है। बाबा भोलेनाथ को सर्वमान्य देवता जो कि देवाधिदेव महादेव हैं उनको करती है और उनके बाद अगर किसी को पूजती है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। इसीलिए ये हम सभी काशीवासियों का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद ही नहीं पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। बैरिकेडिंग की बात की जाए तो किस तरह बैरिकेडिंग की जा रही है, क्या
एक्चुअली भाई देखिए, विश्व के सर्वमान्य नेता है, प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग होगी। मगर जिस प्रकार से भारी भीड़ होने की उम्मीद है, हम लोग सुबह से सभी कार्यकर्ता सुबह से घरों में जा करके दस्तक दे करके उनका प्रणाम कह रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो कि भारी भीड़ होने की उम्मीद है और पब्लिक खुद पुष्प लेकर तैयार रहेगी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। मंदिर से पैदल जाएंगे गोदौलिया तक? नहीं, पैदल नहीं जाना है, गाड़ी में जाएंगे या गोदौलिया तक जाएंगे, उसके बाद फिर जो कि लंका तक भी पूरा रोड शो का कार्यक्रम होगा। मलैया स्थित विनायक प्लाजा कॉम्प्लेक्स परिसर में साड़ी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के चलते अफरा तफरी मच गई। सिगरा थाना अंतर्गत मलदैया स्थित साड़ी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से अंदर फंसे 15 लोगों को बाहर निकाला। इस घटना में लगभग 20 लाख रुपए की क्षति हुई है। मिली जानकारी के अनुसार विनायक प्लाजा कॉम्प्लेक्स परिसर में मौजूद बनारस सिल्क नामक साड़ी शोरूम के प्रथम तल के बाहरी हिस्से में वेल्डिंग का काम चल रहा था। इस बीच शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धीरे धीरे आग ने प्रथम तल को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। फॉल सीलिंग से होकर भूतल में आग पहुंची तथा आग की लपटों से फर्नीचर और साड़ियां जलकर राख हो गईं। हालात तब और बिगड़ गए जब अत्यधिक तपिश के चलते शोरूम का शटर अपने आप बाहर से गिरकर जाम हो गया और शोरूम के कर्मचारी अंदर ही फंसे रह गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। वहीं मौके पर पहुंची सिगरा पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। कॉम्प्लेक्स के वाटर हाइड्रेंट पाइप की मदद से आग बुझाने का कार्य शुरू हुआ। कुछ देर के अंदर अग्निशमन दस्ता भी पहुंच गया। पानी फेंककर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता दिलीप जायसवाल को भी दी गई। मौके पर एडीएम सिटी और एडीसीपी ने भी मुआयना किया। शोरूम के अंदर कर्मचारियों के फंसे होने की सूचना ने लोगों के होश उड़ा दिए। सिगरा प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडे ने अपनी टीम के साथ बचाव कार्य शुरू किया। इतने में स्थानीय लोगों ने शटर चाड़कर अंदर फंसे 15 कर्मचारियों को बाहर निकाला। इनमें ज्यादातर महिला कर्मचारी थी। शॉर्ट सर्किट से एकाएक जो इसमें लगभग 4 बजे के आसपास जो है वो चिंगारी से शॉर्ट सर्किट से आग लगी और जो कि अंदर कुछ लोग थे, पूरा शटर एकाएक गिर गया। शटर गिर जाने से लोग अंदर रह गए। कितने लोग अंदर थे? करीब 14-15 लोग अंदर थे शटर में। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि अंदर धुआं और ऊपर से आग शुरू हुई जो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही थी। फिर फायर ब्रिगेड आई है। फायर ब्रिगेड आने के बाद उन लोगों ने करके कुछ यहाँ स्थानीय लोगों ने काफ़ी परिश्रम और मेहनत करके ये शटर को तोड़ के धीरे धीरे लोगों को निकाला और निकालने के बाद ऊपर वाले की दया से किसी भी ढंग का कोई भी क्षति नहीं हुई है, शारीरिक क्षति, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। दुकान पूरी तरह से जल गई है। माल का काफी नुकसान हुआ है। कितने का माल? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। अभी कैसे एसेस कर सकते हैं? आग लगने का कारण क्या रहा? शॉर्ट सर्किट। साड़ी की दुकान है बगल में यहाँ पे मलैया पे, तो इनका शटर खराब हुआ था। तो ये बनवा रहे थे तो अचानक शटर नीचे गिर गया और उसी से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें अंदर 15 लोग फंस गए। हम लोग तो संजोग से ही चौराहे पे थे, बगल में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसी की तैयारी चल रही है और जिससे फिर दौड़ते हुए हम लोग आए और उसके बाद आग बहुत भयानक लग चुकी थी। फिर फायर सर्विस की गाड़ी तुरंत बुलाया गया, मौके पर आई। उसके बाद हम लोगों ने पूरी टीम ने उसको तोड़ के अंदर 15 लोग फंसे हुए थे। मालिक फंसे हुए थे, दोनों लोग कर्मचारी। फिर रेस्क्यू करके बचाया गया। ऊपर वाले कृपा सारे लोग सुरक्षित बच गए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। चुनाव निर्वाचन आयोग के फॉर्मेट C1 के तहत मैं सुशील सिंह प्रत्याशी 382 सैयद राजा विधानसभा चंदौली यह घोषणा करता हूं कि मेरे ऊपर मात्र एक मुकदमा है, वह भी राजनीतिक है, जो जनता की सेवा करते वक्त दर्ज हुआ है।
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। चुनाव निर्वाचन आयोग के फॉर्मेट C1 के तहत मैं सुशील सिंह प्रत्याशी 382 सैयद राजा विधानसभा चंदौली यह घोषणा करता हूं कि मेरे ऊपर मात्र एक मुकदमा है, वह भी राजनीतिक है, जो जनता की सेवा करते वक्त दर्ज हुआ है। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संगीत के गढ़ कहे जाने वाले कबीर चौरा मोहल्ले में कबीरदास जी की मूल गादी के दर्शन किए, साथ ही वहां के कलाकारों से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों बनारस में हैं। वह कबीर चौरा स्थित विलक्षण संत कवि कबीर की मूल गादी में ही रुकी हुई हैं। आज सुबह उन्होंने बिल्कुल सादा और अनौपचारिक रूप में कबीर मठ स्थित कबीर के पालनहार माता पिता नीरू नीमा की समाधि का दर्शन अवलोकन किया और मठ में स्थित कबीर के बचपन और उनके व्यवसाय से जुड़ी पुरानी सामग्रियों को भी देखा। कबीर चौरा संगीत का वैश्विक केंद्र है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की 3 प्रमुख विधाओं शास्त्रीय गायन, कथक नृत्य और तबले का सिद्धपीठ भी है। कबीर चौरा की संकरी जनाकीर्ण गलियों से होते हुए प्रियंका अपने चुनिंदा सहयोगियों के साथ गायन, वादन और नृत्य के तीनों अंगों के 3 प्रतिनिधि परिवारों तक पहुंची। पद्म विभूषण दिवंगत पंडित किशन महाराज के यशस्वी पुत्र पंडित पूरन महाराज और उनके शिष्यों और परिचितों से मिली और कुछ देर तक तबले के बोल सुनती रहीं। इसके बाद वो कथक क्वीन विदुषी सितारा देवी के मकान पर जाकर उनके पौत्र यशस्वी कथक नर्तक विशाल कृष्णा और उनके परिवार से मिली और गलियों में उपस्थित बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। भारतीय कला जगत की मशहूर हस्तियों एवं पद्म पुरस्कारों
विजेताओं के घर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज, कथक साम्राज्ञी सितारा देवी एवं प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बूंदी महाराज के घर जाकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शीश नवाया। वाराणसी की गलियों में भारतीय कला जगत की परंपराओं से रूबरू होते हुए कई सांस्कृतिक हस्तियों से मिली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। पर ऐसा जैसे बहुत सारे लोग आते थे उस टाइम पे चैनल्स वाले, तो लोग कहते थे कि पहले से सुना है कि इन गलियों में कहीं तबले का रियाज हो रहा है, कभी कहीं सारंगी बज रहा है, कहीं पे सितार का रियाज हो रहा है, यहाँ डांस का रियाज हो रहा है। तो ये उस टाइम पे माहौल हुआ करता था कि हर घर में कोई ना कोई वाद्य यंत्र बज ही रहा है, कोई ना कोई कभी ना कभी रियाज कर रहा है। अब समय के अनुसार चीजें बदली, लोग अपने समय अनुसार लोग रियाज और ये सब करने लगे। ये पहले के लोग जो थे वो सारा दिन ही रियाज करते रहते थे, सारा दिन ही जैसे इसी घर में कहीं ना कहीं रोज ही हर टाइम पे डांस होता ही रहता है। पूजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश कालदय ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृद। अति विचित्र क्या बजाए हैं गणनाथ मतलब गणेश जी। तो अति विचित्र ये है कि वो बजा रहे हैं, उसका अर्थ निकल रहा है हिंदी में संस्कृत में। क्या अति विचित्र है? हित धरात धीरे धीरे प्रधान, हित धरात धीरे धीरे प्रधान। धरा पर रहते हुए उनका ध्यान धरते हुए। भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में खिलाड़ियों को संबोधित किया। शारीरिक शिक्षा विभाग में एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन हुआ। इस आयोजन के मुख्य वक्ता भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर रहे। विश्वविद्यालय के समस्त खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि डिजिटल इंडिया का स्वरूप खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत सरकार तैयारी कर रही है तथा इसके साथ साथ हमें अपने आधारभूत कौशल को भी बनाए रखना आवश्यक है, जिसे भारत सरकार फिट इंडिया एवं खेलो इंडिया जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से चलाएगी। उन्होंने व्याख्यान में प्रारंभिक स्तर पर विशेषज्ञ खेल प्रशिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी प्रारंभिक स्तर पर अगर अच्छे प्रकार से प्रशिक्षित नहीं होता है तो उसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचना कठिन हो जाता है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद, शारीरिक शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से शिक्षक गणों के साथ साथ विश्वविद्यालय के लगभग 400 खिलाड़ी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत अतिथियों का स्वागत शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजीव व्यास ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रदीप सिंह चाहर ने किया। ये मोदी जी की कल्पना के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है और भारत के युवा इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। काशी को दिव्य और भव्य बनाने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तंग गलियों को भी चौड़ा करने का काम, काशी विश्वनाथ धाम का बनाने का, एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल कैंसर का बनाने का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर हजारों किलोमीटर सड़क बनाने का काम जो हुआ है सॉरी, ये मोदी जी ने एक सांसद के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में किया। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में कठपुतली का मंचन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में छात्रों को आगामी 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जागरूकता हेतु जिला प्रशासन की तरफ से कठपुतली का मंचन किया गया, जिसको ललित कला विभाग के प्रभारी सुनील कुमार श्रीवास्तव की देखरेख में कराया गया। इस मंचन कराने का उद्देश्य यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वाराणसी में 100% मतदान कराया जा सके। मतदान जागरूकता के लिए हम सभी बच्चों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन ये जिलाधिकारी की तरफ से था, कठपुतली का डांस, जिसमें बच्चों ने बहुत आनंद लिया। कठपुतली के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि मतदान करना जरूरी है, यह हर व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है, वह जरूर से जरूर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे। ललित कला विभाग कठपुतली का मंचन करने आई टीम के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोग इस समय जिले में हर जगह जाकर कठपुतली का मंचन कर रहे हैं, जिसमें यह संदेश दिया जा रहा है कि आगामी विधानसभा में 100% मतदान हो सके। और आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में मौजूद हैं।
यहाँ की छात्र छात्राओं को यह संदेश दिया जा रहा है कि वह स्वयं जाकर मतदान करें और अपने परिवार के सभी लोगों के साथ ही आस पड़ोस के लोगों को भी जागृत करें ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। यह प्रस्तुति जिला प्रशासन की तरफ से कराया जा रहा है। कठपुतली मंचन टीम में राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव के सहयोगी के रूप में सोमनाथ, महेंद्र कुमार, अमित कुमार, प्रिया राय, प्रदीप पटेल, राजू मौजूद रहे। मैं मतदाता जागरूकता में दिनांक 15 फरवरी से लगातार हम लोग विभिन्न स्थानों पर कठपुतली का कार्यक्रम 200-300 लगातार करते आ रहे हैं। जागरूक कर रहे हैं कि 7 मार्च को अपने वाराणसी जनपद में 100% वोट पड़े, जो कि अपने वाराणसी का नाम हो। और मेरी यही तमन्ना है कि हमारी मेहनत तभी सफल होगा जब हमारे यहाँ के मतदाता जागरूक हुए और वोट अपना घर से निकल करके वोट देने जाएं। संयुक्त किसान मोर्चा पूर्वांचल के योगेंद्र यादव ने परालकर भवन में मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों से किए गए छल का बदला जनता भाजपा से जरूर लेगी। परालकर भवन सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा पूर्वांचल किसानों से अपील कर रहा है कि वो अपने साथ हुए छल के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हर हाल में दंडित करें। मोदी सरकार ने उनकी कोई मांग पूरी नहीं की है। एमएसपी के लिए अभी तक न तो समिति गठित की गई है और न ही किसानों के खिलाफ मामले वापस लिए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर करीब 1 साल तक आंदोलन किया था। इस मोर्चे में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान शामिल थे। किसान आंदोलन के दबाव में सरकार ने आखिरकार तीनों कानून वापस ले लिए, जिसके बाद मोर्चा ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बनारस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा को सजा देने का वक्त आ गया है। इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे, वो इसलिए कि संयुक्त किसान मोर्चा जो कि देश के 450 किसान संगठनों का एक प्लेटफॉर्म है, उसने जो ऐतिहासिक लड़ाई किसानों के लिए लड़ी, उसके बाद में सरकार ने उसके साथ विश्वासघात किया। 9 दिसंबर को किसानों को लिखकर जो वादे किए गए थे, उनमें से एक भी वादा सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पूरे दिन कैंट और दक्षिणी विधानसभा में जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा गुरुवार को वाराणसी में थे। पूरे दिन कैंट व शहर दक्षिणी विधानसभा में जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिए। गुरुवार को अपराह्न लंका नगवा स्थित बीएचयू के प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा के आवास पर भी गए, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष की सरकारों में अराजकता अपने चरम पर रहा करती थी। ऐसे अराजक तत्वों को सत्ताधारी दलों का समर्थन होता था। विपक्ष आज भी अराजक तत्वों के सहारे सत्ता में काबिज होना चाहता है। वह लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहा है, पर इससे सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन सरकारों में अपराध और अपराधियों तथा माफियाओं का दबदबा रहा करता था। मकानों, दुकानों पर कब्जे आम बात थी। अराजकता एक बीमारी बन गई थी। पिछले चुनाव में जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान करके इस बीमारी का उपचार किया था। आज फिर वह समय आ गया है जब इस बीमारी को फैलाने वाले सक्रिय हैं और वोट की चोट से उन्हें प्रदेश की सत्ता से दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केवल ऐसा देश, प्रदेश व समाज ही उन्नति कर सकता है जो आपस में बटा हुआ नहीं हो। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो चुनाव आते ही लोगों को जाति और संप्रदाय में बांटने की साजिश की जाती थी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर राज सत्ता का भी बंटवारा होता था। इस कारण जब एक वर्ग सत्ता में होता था तो दूसरे का शोषण होने लगता था। एक दल ने तो एक चुनाव में तिलक तराजू जैसा नारा भी दिया था। पहली बार भाजपा ने बांटने की नीति को पलटकर जोड़ने की नीति के आधार पर सरकार चलाई है। पार्टी का मंत्र ही सबका साथ सबका विकास रहा है। जगह जगह की वोटर्स की बैठक चल रही है और की वोटर्स की बैठक सीधा मतलब है अधिक मतदान हो और मतदान में लोग बढ़ चढ़ कर अपने पड़ोसी को भी ले जाएं। इसलिए डोर टू डोर कन्वेंसिंग है और मुझको लगता है कि भारी मतदान भी होगा और भारी मतदान जो है निश्चित रूप में इस प्रदेश में एक नई श्रृंखला की शुरुआत करेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।